हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे फिर एचएस 2025 हो या कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में अक्टूबर महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की भी कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर जो हमें देखने को मिलेगा अक्टूबर महीने में वो था 73rd वाइल्ड लाइफ वीक। फ्रेंड्स, हाल ही में क्या किया गया, न्यूज को देखते हैं। न्यूज में कहा गया है कि हाल ही में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने जो 73rd वाइल्ड वीक जो था उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई। क्लोजिंग सेरेमनी शिमला के गेटी थिएटर में जो था उसको किया गया, कंडक्ट करवाई गई। और यहाँ पे उन्होंने कुछ एक अनाउंसमेंट भी की और एडॉप्शन भी की मुनाल वर्ड की। मुनाल जो वर्ड है उसकी एडॉप्शन भी इन्होंने की और जनता से कुछ एक आग्रह भी किए। आइए जान लेते हैं इस न्यूज की कुछ एक हाइलाइट्स को और क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हाइलाइट्स में देखेंगे तो मुनाल वर्ड का एडॉप्शन हुआ इस वीक में, जो ये सेलिब्रेशन हुआ था। तो चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने मुनाल वर्ड जो है इसको एडॉप्ट किया था और साथ साथ लोगों को भी ये बोला, एनकरेज किया अदर्स टू फॉलो एंड प्रोमोटिंग द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जानने के लिए कि लोगों से भी आग्रह किया गया है कि आप भी क्या करिए, इस तरह से जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, हमारे जूज में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं या फिर फिजेंट हैं या फिर यू कैन से एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनको आप भी अडॉप्ट कीजिए जो कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दैट वाइल्ड लाइफ को अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन उनको घर में नहीं ला सकते। जिस भी एनिमल को आप अडॉप्ट करेंगे वो उसी जू में रहेगा और उसकी देखरेख के लिए आपको जो है एक्सपेंस देना पड़ता है उस जू के लिए। तो उन्होंने आग्रह किया है कि जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए और ये एक अच्छा एक मेजर स्टेप होगा हमारे लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। दूसरी इन्होंने बात की कि फीजेंट कंजर्वेशन स्टडी जो है ये भी कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके लिए इन्होंने कहा कि फॉर्मेशन की जाएगी एक एक्सपर्ट कमेटी की टू डेवलप द स्ट्रेटजी फॉर द फीजेंट स्पीसीज। जो भी, चाहे फिर आप कोकलास फीजेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप चीड़ फीजेंट की बात कर लीजिए। जो फीजेंट एक वर्ड होते हैं, ये भी एक फैमिली है वर्ड्स की। तो जैसे शिमला की अगर बात करेंगे, चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ चीड़ फीजेंट आपको मिलेगा। शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे हम लोगों को यू कैन से कोकलास फीजेंट मिलेंगे। तो इन फीजेंट्स की कंजर्वेशन की बात जो है इन्होंने इसमें की और इन्होंने कहा कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। देन उसके बाद अनाउंसमेंट किया गया एक यूनिफाइड टिकटिंग प्लेटफॉर्म। एक यूनिफाइड टिकटिंग प्लेटफॉर्म जो है इसको अनाउंस किया गया। इन्होंने कहा कि ये जो यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम होगा सभी जू के लिए, जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी जू हैं उन सभी के लिए इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक यूनिफाइड टिकटिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि मल्टीपल वे में, मल्टीपल मॉडल्स में जो है वो टिकट यूज किया जा सके, जिससे कि क्या होगा, हमारे यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। ठीक है जी, और एक साथ यू कैन से एक फंड भी कलेक्ट हो जाएगा जितना भी वाइल्ड लाइफ हमारे पास वहां पे है उसके कंजर्वेशन के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, याद रखिएगा। यूनिफाइड टिकटिंग प्लेटफॉर्म जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे एक तो फंड रेज करना है और दूसरा जो यहाँ पे यू कैन से जो टूरिज्म है हमारा उसको भी एक बूस्टअप मिलेगा। यूनिफाइड टिकटिंग का मतलब ये है कि एक ही पर्टिकुलर टिकट जो है वो मल्टीपल मोड में जो था उसको मल्टीपल मोड में जो है उसको यूज किया जा सकता है। देन उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दैट सरचू वैली। फ्रेंड्स, लाहौल स्पीति में जो सरचू एरिया है, उन्होंने कहा कि सरचू एरिया को क्या करेंगे, डिक्लेयर किया जाएगा एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। क्यों? ताकि हम तो क्या कर सके, ताकि सरकार जो है प्रोटेक्ट कर सके इसके इकोसिस्टम को और जो भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। सरचू एज यू नो दैट लाहौल स्पीति और लद्दाख की बॉर्डर के ऊपर है और लाहौल स्पीति में इट इज द लास्ट प्लेस, जिसके बाद जो है लद्दाख स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे यू विल सी द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है इसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके और उसके साथ साथ यहाँ का जो यू कैन से इकोसिस्टम है, द फ्रेजाइल इकोसिस्टम यू कैन से, उसको कंजर्व किया जा सके। तो इसके लिए सरचू एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा एज अ कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखना है। देन उसके साथ साथ इन्होंने हाईलाइट किया इसमें दैट इसमें इन्होंने बताया कि जो नया जू डेवलप हो रहा है उसके बारे में भी इन्होंने थोड़ी सी चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जू जो है, जिसे देहरा में आपको पता है बनखंडी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं,
यहाँ आगे मैं बताऊंगा। तो देहरा में जो है जो जू डेवलप किया जा रहा है उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, और बजट जो है इसके लिए 680 करोड़ रुपया इन्होंने रखा है, और इन्होंने कहा कि फेज 1 जो है इसका वो कंप्लीट हो जाएगा जून 2025 तक। देन उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि हम क्या करेंगे, एक पब्लिकेशन और वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च करने की घोषणा इन्होंने उसमें की। और उसमें ध्यान दीजिएगा इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे दुर्गारण्य जूलॉजिकल पार्क का, ये आप दुर्गेश रन्या जूलॉजिकल पार्क का जो है इन्होंने जिक्र किया, और उसके साथ साथ इन्होंने स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन का जो है ये जिक्र किया। इन्होंने कहा कि इन दोनों के लिए क्या किया जाएगा, एक नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च की जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो दुर्गेश रन्या जूलॉजिकल पार्क है ये एक्चुअली में बनखंडी वाला ही है, याद रखना है आपने, इसका नाम भी याद रखना है। तो जो बनखंडी में बन रहा है, जो यू कैन से जू बन रहा है, वही आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है दुर्गेश रन्या जूलॉजिकल पार्क। तो उसकी एक वेबसाइट लॉन्च करने की बात की गई है, और दूसरा स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है उसकी भी वेबसाइट लॉन्च करने की बात की गई है। साथ साथ में उन्होंने कहा है कि हम लोगों को कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इन्होंने कहा कि सभी को मिलके जो है, चाहे फिर यू कैन से इंडिविजुअल्स की बात करें, चाहे फिर ऑफिशियल्स की बात करें, टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद अवार्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द इवेंट, इसको तो छोड़िए, बट इन्होंने कहा कि कंजर्वेशन एफर्ट्स की इन्होंने बात की कि सभी को मिलके जो है हमें कंजर्वेशन जो है इसके से वाइल्ड लाइफ का जो है कंजर्वेशन हम लोगों को करना चाहिए, प्रोटेक्ट जो है इसको करना चाहिए, चाहे फिर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑफिसर्स हो, चाहे फिर आम जन हो, चाहे फिर कोई भी हो, तो उनको जो है इस तरह के एफर्ट्स लेने चाहिए, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स 73rd वाइल्ड लाइफ वीक जिसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, और ये कुछ अनाउंसमेंट जो है हमारे सीएम जी के द्वारा जो है वो की गई, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट था उस टाइम, इस टाइम पीरियड में 1 से 15 के बीच में, तो यहाँ पे न्यूज है दैट गवर्नर जो है हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है फ्रीडम फाइटर वजीर राम सिंह पठानिया। जब भी आप हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो इस पर्सनैलिटी का नाम आप जरूर पढ़ते हैं, जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले न्यूज देखिए कि जो गवर्नर है हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, उन्होंने एक स्टैचू जो है अनवील्ड किया है फ्रीडम फाइटर वजीर राम सिंह पठानिया का। कहाँ पे? नूरपुर में। बिल्कुल नूरपुर से ही थे ये, नूरपुर रियासत के ही थे ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इनको जो है इनकी जो यू कैन से जो हीरोइक लेगेसी है उसको एक ट्रिब्यूट इन्होंने पेश किया है। आइए जान लेते हैं वजीर राम सिंह पठानिया जी के बारे में। देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब यू विल सी सेकंड एंग्लो सिख वॉर जब हुए थे तो उससे पहले ब्रिटिशर्स ने हिल रूलर्स को कहा था कि जो पहला एंग्लो सिख वॉर है उसके दौरान अगर आप हमारी मदद करेंगे तो बदले में जैसा हमने शिमला हिल स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है वैसा ही सेम तर्ज पे जो है आपको भी किया जाएगा। यानी कि वहां राजाओं को उनकी जमीनें दे दी गई थी, तो उनको भी कहा गया। तो जो कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट था उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जीत गए वो। ठीक है जी, ब्रिटिशर्स जीत गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो प्रोमिसेस किए थे उन प्रोमिसेस को उन्होंने डिनाई कर दिया। सो ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो सिख वॉर व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि सिखों का साथ दिया फिर हिल रूलर्स ने। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं राम सिंह पठानिया जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कब? देखिए 1848 के दौरान। बिकॉज जब डिनाई कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा तो वजीर राम सिंह पठानिया ही फर्स्ट यू कैन से ही लेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन 1848, और यू कैन से 1857 से पहले ही इन्होंने इसको यहाँ पे कर दिया था। इस रिवोल्ट के दौरान इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स को दिखाया और अपनी जो इनकी डीप कमिटमेंट थी फ्रीडम के लिए उनको इन्होंने शोकेस किया। डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज ही पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। हालांकि इतना हमारे पास सोर्सेज नहीं था, फिर भी यू विल से कि ही वाज द मेजर पर्सनैलिटी स्टूडेंट्स की उस टाइम पे राम सिंह पठानिया जो थे मात्र 24 साल के थे ये। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मात्र 24 साल की एज में इनको यू कैन से डेथ इनकी हो गई थी, राइट। तो फिर देखिए इनका करेज देखिए उस फ्रीडम के लिए, तो ही इज
ग्रेट वॉरियर यू कैन से और ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये हमारे नूरपुर वाले रीजन से। बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। आप इतिहास में पढ़ते हैं जैसे लॉरेंस को बुलाया गया था, तो लॉरेंस ने फिर इस रिवोल्ट को दबाया था, ठीक है। तो उसी केस में फिर लॉरेंस के द्वारा जो था इनको अरेस्ट किया गया, फिर इनको इम्प्रिजन कर दिया गया और काला पानी की सजा भी इनको हुई। उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया इनको रंगून में, जहां पे यू कैन से ही अगेन फेस अ सीवियर एट्रोसिटीज इनको फेस करनी पड़ी। देन आफ्टर दैट इनकी डेथ जो है नवंबर 11 1800 यू कैन से 1849 में जो था इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 24, मात्र 24 साल के राम सिंह पठानिया शहीद हो गए, राइट। तो ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके बारे में, 2 लाइनें लिखने को आए तो जरूर इनके बारे में आपने बताना है, राइट। तो इनका स्टैचू जो है अभी हाल ही में जो है यू कैन से नूरपुर में जो है श्री प्रताप शुक्ला जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया। चलो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो यहाँ एक सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट न्यूज बोलता है सोलन डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर 48 ग्राम पंचायत टीबी फ्री। टीबी फ्री जो है सोलन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वहां की पंचायत है 48 पंचायत उनको टीबी फ्री घोषित किया है। आइए न्यूज देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिलेगा। इन इट्स अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड द टीबी द इरेडिकेशन, सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है इट डिक्लेयर द 48 ग्राम पंचायत टीबी फ्री, राइट। ये अनाउंसमेंट किया गया स्टूडेंट्स एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जो है अजय यादव जी के द्वारा। कब किया गया? जब वहां पे एक टीबी फ्री पंचायत अवार्ड सेरेमनी जो है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस इवेंट के दौरान जो है इन्होंने डिक्लेरेशन जो है ये दी। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं इस न्यूज की कुछ हाइलाइट्स को। हाइलाइट्स में सबसे पहले टीबी फ्री पंचायत का डिक्लेरेशन इन्होंने किया, जिसमें से 48 ग्राम पंचायत जो था उनको डिक्लेयर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि ऐसे कर दिया, कुछ एक क्राइटेरिया इन्होंने वहां पे कंसीडर किए, उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर यहाँ पे इनको यू कैन से टीबी फ्री जो है वो डिक्लेयर किया गया। दूसरा इसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहा है फॉर द यू कैन से ट्रीटमेंट टीबी ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए और मंथली न्यूट्रिशन अलाउंस जो है 500 का, तो उसने भी एक कहीं ना कहीं यू विल सी एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले किया था इस यू कैन से टू टीबी पेशेंट जो हैं उनके लिए या उनकी जो ये बीमारी है उसको कम करने के लिए। देन इसमें हाईलाइट किया गया है इरेडिकेशन टारगेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसका टीबी के यू कैन से इट एम्स टू इरेडिकेट द टीबी बाय द 2024, जबकि भारत सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2025 का टारगेट लिया है। 1 साल पहले जो है हमने टारगेट रखा है, तो इस टारगेट को भी आपने ध्यान रखना है। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी जरूरी है हमारे लिए। पंचायत जो लीडर्स हैं दे आर अर्ज टू द एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इरेडिकेशन कैंपेन। उसमें इन्होंने ये गुहार लगाई है, ये इस तरह से दे अर्ज दिस पंचायत की उनका जो है एक यू विल सी उनका इंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इरेडिकेशन कैंपेन जो है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस एंड ऑल वो जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे की जाएंगी उनके लिए इनका होना जरूरी है, इनकी पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर बात करेंगे कौन कौन सी पंचायत थी तो देखिएगा एरिया कौन कौन से कवर किए गए थे। तो अर्की से 16 पंचायतें थी, नालागढ़ से भी 16 थी और सायरी जो ब्लॉक है वहां से 11 पंचायत थी। देन चंडी ब्लॉक से 3 पंचायत और धर्मपुर ब्लॉक से 2 पंचायत जो थी इनको यहाँ पे इस एरिया को कवर किया गया और ये टोटल पंचायत जो था इनको घोषित किया गया। उनमें से कुछ एक पंचायत थी जैसे भूमती पंचायत आप याद रख सकते हैं, धुमहार है, जगौन, कयार, कोटलू, मान, इस तरह की ये जो पंचायत हैं these are some panchayats among the recognized for their effort in the fighting against the TB, ठीक है, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया यहाँ पे। वो कुछ इंपॉर्टेंट पंचायत जो है यहाँ पे यू कैन सी जो आपको मिलेंगे, these are among। तो बहुत सारी ऐसी पंचायत हैं 48, उनमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट वन आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, बट अदरवाइज याद रखना है सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है 48 पंचायत को टीबी फ्री घोषित किया गया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं यहाँ पे चौकस भारद्वाज जी की। चौकस भारद्वाज जो है इनको कला गौरव अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस अवार्ड की भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यूज देखिए, न्यूज है कि चौकस भारद्वाज जो है जो कि एक आर्ट डायरेक्टर है और प्रोडक्शन डिजाइनर है और कहां से है, धर्मशाला से ये बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से। इनको अवार्ड दिया गया है कला गौरव अवार्ड 2024। किसके द्वारा दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा मराठी चित्रपट एसोसिएशन मुंबई के द्वारा जो है
इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री। यानी कि अगर चौकस भारद्वाज की बात करेंगे तो धर्मशाला से ये बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग वर्क इन द आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन ओवर द पास्ट 35 ईयर्स। पिछले 35 सालों से ये काम कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में, तो इसके लिए इनको दिया गया है। इनके रीजन ऑफ द अवार्ड की बात करें तो भारद्वाज वाज अवार्डेड फॉर हिज डेडिकेशंस एंड क्रिएटिविटी इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड टीवी। ठीक है, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे द अवार्ड ऑल्सो एक्नॉलेज हिज एफर्ट टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द ट्राइबल कल्चर। तो ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने में भी इन्होंने काफी मदद की है, काफी काम किया हुआ है। स्पेशली जो गद्दी कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की, उनके ऊपर जो इन्होंने यू कैन से जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई हैं उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसके लिए भी सराहना जो है इनके काम की गई है। उसके लिए भी यू कैन से द कला गौरव अवार्ड 2024 जो है इनको दिया गया है। तो चौकस भारद्वाज जी का नाम जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश टू इंट्रोड्यूस द हॉर्टिकल्चर एज ए सब्जेक्ट इन द स्कूल फ्रॉम 2025। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वन? आप रिसेंटली अगर देखेंगे तो अभी जो हाल ही में हमारा एचएस मेंस का एग्जाम हुआ, उस एचएस मेंस के एग्जाम में आप लोगों से हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड माइग्रेशन के थ्रू जो है वो सवाल पूछने की उसने कोशिश की कि किस तरह से इस यूथ की माइग्रेशन को हिमाचल प्रदेश में रोका जाए। तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप। तो इस तरह की चीजें जब आप पूरा कलेक्ट करेंगे एक साल, तो आपके पास एक ब्यूटीफुल आंसर लिखने के लिए जो है वो कंटेंट हमेशा रहता है। तो इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ये न्यूज के बारे में जानते हैं, बिकॉज आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर वैसे भी अगर आप देखेंगे इट इज द मेन इंडस्ट्री इन द हिमाचल प्रदेश। स्पेशली जो एप्पल कॉरिडोर है हमारा, या यू कैन से जो एप्पल बेल्ट है हमारी, वहां पे न्यूज है दैट हिमाचल प्रदेश जो है, जो सरकार है हमारी, इट विल इंट्रोड्यूस द हॉर्टिकल्चर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। पहले तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है इसको स्टार्ट कर रही है फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2025-2026। ऑप्शनल यानी कि जैसे आप देखेंगे दैट वोकेशनल जो है, वोकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही इस हॉर्टिकल्चर को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आइए इसके एम और ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। क्या एम और ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं इस इनिशिएटिव के। तो इसके थ्रू सरकार ये सोच रही है कि हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को विद द स्टेट रिच हॉर्टिकल्चर हेरिटेज। जो हमारे राज्य का स्टेट, जो हमारे राज्य का एक रिच यू कैन से हॉर्टिकल्चर हेरिटेज है, उसके साथ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने का काम जो है यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। और इसको ऑफर किया जाएगा टू द क्लासेस ऑफ 11th एंड 12th, स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पे हॉर्टिकल्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में। यानी कि जो अपर बेल्ट वाले रीजन्स हैं वहां पे प्लानिंग हो रही है कि ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, यू विल सी दैट दे ट्राई टू इंस्पायर द यूथ। वो चाहते हैं कि यूथ को इंस्पायर किया जाए टू टेक एन इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो कि एक सेक्टर है विच इज क्रिटिकल टू द स्टेट इकोनॉमी, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, यूथ को इंस्पायर करेंगे ताकि उनका जो रुझान है वो हॉर्टिकल्चर की तरफ थोड़ा सा बढ़े। पर्टिकुलरली उन रीजन्स में जहां पे एप्पल ग्रोइंग रीजन्स हैं, लाइक शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, तो उन रीजन्स में दे ट्राई कि यूथ जो है वो हॉर्टिकल्चर में एंगेज हो। बिकॉज अगर आप देखेंगे बाय इंक्लूडिंग द हॉर्टिकल्चर इन द करिकुलम, स्टेट ये सोच रही है, द स्टेट होप टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग द यूथ पार्टिसिपेशन इन द फैमिली ऑर्चर्ड्स। यानी कि अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, मैंने बोला था सवाल आपसे माइग्रेशन के ऊपर पूछा गया था, तो माइग्रेशन इसलिए हो रही थी बिकॉज यहां पे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी हमारे लिए। तो सरकार ये प्लान कर रही है कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों में एक रुझान आएगा, और जो उनके फैमिली ऑर्चर्ड्स हैं, जो उनके फैमिली के बगीचे हैं, वहां पे वो कहीं ना कहीं मदद कर पाएंगे अपनी फैमिलीज की, राइट। और जो पार्टिसिपेशन है फैमिली ऑर्चर्ड्स में वो हो सकता है, यानी कि जो डिक्लाइन हो रहा है, यूथ का जो कंट्रीब्यूशन जो कम हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। और साथ साथ में बूस्ट देयर एंगेजमेंट विद द हॉर्टिकल्चर एज ए वायबल प्रोफेशन। और साथ में ये भी वो होप कर रहे हैं कि यूथ जो है हॉर्टिकल्चर को एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन की तरह देखें, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसके ऑब्जेक्टिव और इनिशिएटिव्स इन्होंने क्या लिए हैं, यानी कि इस इनिशिएटिव के एम और ऑब्जेक्टिव क्या है।
राइट। अब देखिए दैट इससे बेनिफिट क्या होगा हम लोगों को, उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ कर देता हूं। यानी कि इस तरह के जो अनाउंसमेंट किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनसे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, और इसके लिए क्या बेनिफिट, एनकरेज द यूथ। ऑब्वियसली जब इस तरह की करिकुलम एक्टिविटीज में आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाया जाएगा एज ऑप्शनल, जो आप ले सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, बट हालांकि कंपलसरी तो ये कर देंगे, बट इसमें वो पास फेल वाला जो है वो सिनेरियो नहीं रहता। दे एनकरेज द यूथ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली ऑर्चर्ड, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द माइग्रेंट लेबर। ऑब्वियसली तो इस तरह के इनिशिएटिव्स के थ्रू जो है हम लोग यूथ को एनकरेज करेंगे ताकि वो अपने फैमिली ऑर्चर्ड्स में काम करें। और जो हमें माइग्रेंट लेबर जो यहाँ पे बुलानी पड़ती है, यू कैन से कहीं ना कहीं आप सीधा बोलिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम यहाँ पे हो रहा है, राइट। यूथ को एनकरेज करेंगे। वी विल प्रिजर्व द हिमाचल प्रदेश स्टेटस एज द लीडिंग हॉर्टिकल्चर स्टेट। वी विल ऑब्वियसली प्रिजर्व कर पाएंगे इस तरह के बेनिफिट से। इंक्रीज इनकम अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट विद इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इससे ये मदद मिलेगी हम लोगों को। देन उसके साथ साथ वी स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स कनेक्शन टू देयर रूट्स, राइट, व्हाइल प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल फॉर द फ्यूचर कैरियर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस तरह की जो एक्टिविटीज हम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो यूथ है हमारा, जो स्टूडेंट्स है हमारा, उसका अपनी जमीन के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप होगा। क्योंकि अपर एरिया में अगर आप देखेंगे तो स्पेशली उन रीजन्स में जो हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी है हमारी, वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो बच्चों को अवेयरनेस की जाएगी ताकि वो अपनी इस रूट्स के साथ जो है कनेक्ट हो सके और उस कनेक्शन को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये एक बेनिफिट हो सकते हैं इस इनिशिएटिव के, तो इनको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हॉर्टिकल्चर को एज अ करिकुलम जो है यहाँ पे एज अ स्कूल में जो है एज ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। इसके बेनिफिट और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको बता दिए, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव जिससे हम इस तरह की जो क्रॉस माइग्रेशन हमारे पास हो रही हैं उनको हम स्टॉप कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की। रिसेंटली ही क्या हुआ दैट जो एचआरटीसी है उन्होंने अपने 50 साल पूरे किए। जो 2 अक्टूबर का हमारा दिन था, उस दिन जो है एचआरटीसी कंप्लीट इट्स 50 इयर्स ऑफ द सर्विसेज। और इसके बारे में आज जो है मैं आपको बताऊंगा दैट पहले तो न्यूज के बारे में समझ लेते हैं। द एचआरटीसी जो है इन्होंने हाल ही में अपने 50 साल जो है पब्लिक सर्विसेज के लिए पूरे किए गए हैं, और इसके लिए सेवरल इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसमें से एक इवेंट है फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द म्यूजियम एंड द वॉल ऑफ ऑनर एट इट्स मेन ऑफिस इन शिमला। ठीक है, अब बात करते हैं एचआरटीसी की। एचआरटीसी का रोल मैं आपको बता देता हूं पहले। हमारे हिमाचल प्रदेश में इसका इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल अगर आप बोलेंगे या इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करेंगे एचआरटीसी की, तो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एज यू नो दैट इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाता है थ्रू कनेक्ट द रिमोट एरियाज अक्रॉस द हिमाचल प्रदेश। तो जितने भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं, एचआरटीसी आपको पता ही हिमाचल में कितना फेमस है, राइट। चाहे फिर कॉमेडी की ही बात क्यों ना हो, तो हर एक एंगल से एचआरटीसी को देखा जाए, चाहे स्पीड की बात हो, क्रॉसिंग की बात हो, लाइफ लाइन की बात हो, तो एचआरटीसी इज मस्ट, यू विल सी दो इम्पोर्टेंट, इज वन ऑफ द, यू कैन से इज अ काइंड ऑफ बैकबोन इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। स्टेट का ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उन एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है भी, जहां पे यू विल सी रेल एंड एयर सर्विसेज आर वेरी वेरी लिमिटेड, जहां पे इस तरह की सर्विसेज नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां एचआरटीसी है। यानी कि एचआरटीसी कहीं भी है, हिमाचल की अगर आप बात करते हैं। देन सेकंड अगर आप देखेंगे तो एचआरटीसी में इट्स ऑल्सो प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोस्टल सर्विस सपोर्ट जो है वो भी एचआरटीसी के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है, बिकॉज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इट प्रोवाइड डेडिकेटेड बसेस फॉर द मेल डिलीवरी। ठीक है, चाहे फिर आप नाहन डिपो की ही बात क्यों ना कर लो, जहां पे वो यू कैन से 545 पे ही वो यू कैन से अंबाला कैंट का जो रेलवे स्टेशन है वहां पे खड़ी हो जाती है, और वहां से जो है फिर यू कैन से डाक सर्विसेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिरमौर लाई जाती है। फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है, चाहे फिर यू कैन से अमृतसर की तरफ जाना है या वहां जाना है, तो वहां तक जो है डाक सर्विसेज की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है एचआरटीसी के द्वारा। तो इस यू कैन से इट सपोर्ट द पोस्टल सर्विसेज ऑफ द स्टेट आल्सो। देन उसके साथ साथ इट आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल। द पोस्टल नेटवर्क जो है हमारा उसके लिए बड़ा जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखना है
अगर एचआरटीसी जो है उसमें किसी भी तरह का डिसरप्शन आ जाता है पोस्टल बस सर्विसेज में, तो उससे पूरा का पूरा जो है हमारा स्टेट का जो एंटायर पोस्टल सिस्टम है वो इंपैक्ट हो सकता है। तो पोस्टल सर्विसेज में आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यस अचीवमेंट भी है हमारी, वी विल हैव अ कैशलेस पेमेंट पायोनियर है हम लोग, यानी कि द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द कैशलेस पेमेंट थ्रू द यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स एंड द मोबिलिटी कार्ड फॉर द नेशन वाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कैशलेस पेमेंट पायोनियर को। देन उसके साथ साथ लाइफलाइन है ये रिमोट एरियाज की, मैंने आपको बता ही दिया। देन वहां पे एक यू कैन से पब्लिक कनेक्शन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट लिंक है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं यू कैन से मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एचआरटीसी का। एचआरटीसी की अगर हम बात करते हैं तो आइए बात कर लेते हैं दैट इंट्रोडक्शन कैसे हुआ बस सर्विसेज का इस हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हालांकि 1960s की ये बात है, इससे पहले भी इंट्रोडक्शन हो चुकी थी, लेकिन 1960s के दौरान कहा जाता है दैट जो प्राइवेट कंपनी थी, इनिशियल बस सर्विसेज जो थी वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा, बाय प्राइवेट कंपनी जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला बस सर्विसेज इंट्रोड्यूस बाय अ प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था लॉर्ड क्लायर। लॉर्ड क्लायर जो है इन्होंने बस सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था और रूट इन्होंने लिया था मंडी से पठानकोट। कहते हैं 1945 के दौरान मंडी स्टेट ट्रांसपोर्ट जो था, या फिर कैन से मंडी स्टेट ट्रांसपोर्ट जो था उसकी फॉर्मेशन की गई थी। दो राजा जो थे मंडी स्टेट के, इन्होंने मंडी स्टेट ट्रांसपोर्ट बनाया गया था और इन्होंने एक बस सर्विसेज स्टार्ट की थी मंडी से बैजनाथ रूट के लिए। देन 1946 के बाद अगर आप देखेंगे तो 46 के दौरान कहा जाता है, उस पीरियड के आसपास कहा जाता है कि बहुत सारे जो लोकल रूलर्स हुए थे, फ्यूडल जो यू कैन से गवर्नमेंट हुई थी, यू विल सी इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दे स्टार्ट देयर ओन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो उन्होंने अपनी अपनी सर्विसेज जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। फिर 1950s आते आते 1950 तक ये कहा जाने लगा कि प्राइवेट बस सर्विसेज जो थी उसकी ग्रोथ जो है हिमाचल प्रदेश में होने लगी और प्राइवेट ऑपरेटर्स जो थे दे स्टार्ट ऑपरेटिंग द बस सर्विसेज। हालांकि काफी लिमिटेड थी उस टाइम पे, बट था 1950 तक जो था एक अच्छा खासा ग्रोथ जो था हमारी सर्विसेज में यहाँ पे हो गया था। देन आफ्टर दैट द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 बना और इसके अंतर्गत जो है हमने क्या कर दिया, बस सर्विसेज को नेशनलाइजेशन जो था उसका कर दिया। और फिर इसी के अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत 24 सितंबर 1974 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट हम लोगों ने एचआरटीसी को इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 1958 में यू विल सी यहाँ पे जो मंडी और कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थी उनको हम लोगों ने क्या किया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद जो है एचआरटीसी जो है इसका गठन किया गया, यू विल सी 24 सितंबर 1974 को। ठीक है जी। देन आफ्टर दैट ये जो नाम है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो एचआरटीसी नाम है, एक्चुअली रीनेम्ड जो था इसको किया गया था, यू विल सी द 2 अक्टूबर 1974 को। एचआरटीसी टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इन द 2 अक्टूबर 1974 और इसका नाम भी ये बदल दिया गया था बाद में, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो मंडी और कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट जो थे इन दोनों को मर्ज करके जो था इसको बनाया गया था। तो ये एचआरटी, तो इस तरह से बस सर्विसेज की इंट्रोडक्शन हमारे हिमाचल प्रदेश में हुई। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हल्का सा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट हमारे यहाँ पे डिविजनल ऑफिसेज हैं। एचआरटीसी के डिवीजन ऑफिस याद रखने हैं, 4 डिवीजन ऑफिस हैं हमारे पास, शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला। और हर एक डिवीजन ऑफिस जो है डिविजनल मैनेजर के द्वारा जो है इसको यू कैन से हेड किया जाता है। डिविजनल मैनेजर जो है इसको असिस्ट करते हैं मैनेजर टेक्निकल, रीजनल मैनेजर जो है आरएमजी ने बोलते हैं ट्रैफिक, रीजनल मैनेजर इंक्वायरी एंड असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट। देन उसके साथ साथ हमारे पास रीजनल यूनिट्स हैं जिनको डीपू बोलते हैं। तो 23 रीजनल जो यूनिट्स हैं जो फंक्शन करती है अंडर 4 डिवीजन। इन 4 डिवीजन के अंतर्गत जो है 4 डिवीजन है। देन उसके बाद हमारे पास 23 डिपू हैं। उन 23 डिपू के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो ईच रीजन जो है यानी कि इसको हेड किया जाता है एक रीजनल मैनेजर के द्वारा, राइट। और इसको असिस्ट करते हैं वर्क मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड सीनियर स्टोर कीपर एंड स्टोर कीपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डिविजनल वर्कशॉप्स भी हैं।
तो एचआरटीसी की अपनी चार डिविजनल वर्कशॉप हैं, जैसे तारा देवी, परमाणु, मंडी और जसूर। ये चार जो है डिविजनल यू विल सी वर्कशॉप जो है एचआरटीसी की हम लोगों को मिलेंगी। तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। और बाकी स्कीम्स तो खैर लॉन्च करता रहता है एचआरटीसी, तो आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में भी हम उसकी बात करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये है नशा मुक्त अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज ड्रग मैनर्स जो है डायरेक्टली मेंशन किया गया है आपके जब मेंस की हम बात करते हैं तो वहां से हो सकता है इस तरह के अभियान के बारे में आपसे पूछा जाए, या फिर दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव वी हैव टू कर्ब द ड्रग। ठीक है, जो भी हमारे पास ड्रग एडिक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारे पास एक इनिशिएटिव ये भी हो सकता है। नशा मुक्त हिमाचल अभियान हमने स्टार्ट किया है। आइए न्यूज की बात कर लेते हैं। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विच इज लेड बाय ऑब्वियसली सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, इन्होंने लॉन्च किया है अभी नशा मुक्त हिमाचल अभियान। ये एक स्टेट वाइड कैंपेन है, याद रखिएगा। और इसका मेन मकसद क्या रहेगा? टू टैकल द एस्केलेटिंग प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज की जो समस्याएं हो रही हैं उससे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से उस चीज को टैकल किया जाए, उनके लिए इन्होंने लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर कैंपेन को, जो स्टेट वाइड कैंपेन। आइए जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है अभियान के। तो प्राइमरी एम जो है नशा मुक्त अभियान का, तो ऑब्वियसली हमने क्या करना है, वी विल हैव टू फाइट विद द ड्रग एब्यूज। और ये ड्रग एब्यूज कैसे हम करेंगे? थ्रू प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। यानी कि हमने ड्रग एब्यूज के साथ जो है वो लड़ना है, फाइट करना है। कैसे करेंगे? तो इस अभियान के अंतर्गत कहा गया है कि हमने प्रिवेंशन करनी है, यानी कि लोगों में क्या करना है, वी विल रेज अवेयरनेस एंड कर्बिंग द डिमांड फॉर द ड्रग्स। तो एक तो अवेयरनेस हमने फैलाना है, और दूसरा इस डिमांड को हमने कहीं ना कहीं कम करना है, और उसके साथ साथ अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी कि वी विल डिटेक्टिंग द ड्रग यूजर्स अर्ली टू प्रिवेंट द एडिक्शन। हमने पहले ही उनको आइडेंटिफाई कर लेना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इससे पहले कि वो एक एडिक्शन बन जाए, उससे पहले उन चीजों को रोकना है। और दूसरा ही रिहेबिलिटेशन हमने करनी है, यानी कि जो एडिक्ट वन है, अब उनको भी इग्नोर थोड़ी ना कर सकते, तो जो एडिक्ट वन है उनको असिस्ट हम लोगों ने करना है ताकि उनकी अच्छे से रिकवरी हो सके, और फिर री इंटेग्रेशन करनी है उनकी सोसाइटी में, ताकि उनको एक अलग पहचान जो है, समाज जो है उनको एक अलग पहचान के तौर पे देखे, ना कि एक यू विल सी नशा करने वाले की नजर से उसको देखे। राइट, तो गलती अगर हुई है तो उस गलती को सुधारने का मौका भी दिया जाएगा, और उनको असिस्ट जो है यहाँ पे किए जाएगा। दिस इज ऑब्जेक्टिव। और देखते हैं दैट किस तरह से बेनिफिट करेगा हम लोगों को ये अभियान। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सोशल एंड हेल्थ स्टेबिलिटी जो है ये यू विल सी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लाइक हम क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस द ड्रग डिपेंडेंसी, इसको कम किया जाएगा। कैंपेन जो है हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे सो दैट जो पब्लिक हेल्थ है और जो सोशल स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। देन उसके साथ साथ अवेयरनेस को इंक्रीज हमने करना है। इस तरह से इंक्रीज करेंगे अवेयरनेस को तो ऑब्वियसली इट विल बेनिफिट, है ना। तो अभियान के थ्रू अवेयरनेस, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, लोकल बॉडीज, एनजीओज, they will play a critical role in educating the public about the danger of the drug abuse। तो इसमें इस कैंपेन के थ्रू, इस अभियान के थ्रू हम क्या करेंगे, अवेयरनेस को फैला सकते हैं। देन उसके साथ साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं एडिक्ट को। हम क्या करेंगे, दैट जो डिटॉक्सिफिकेशन और काउंसलिंग सेंटर जो है, इस तरह के काउंसलिंग सेंटर और डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर जो है उनको इस्टेब्लिश करेंगे हम अपने स्टेट में, ताकि हम क्या कर सकें, जो एडिक्ट है उसकी रिकवरी हो सके यहाँ पे, और हम वहां पे नेसेसरी जो मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी वहां पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग की बात अगेन यहाँ पे कर रहा है। देन उसके साथ साथ किस तरह से दैट एक फोकस्ड आउटरीच की तरह भी ये अभियान हम लोगों को बेनिफिट कर सकता है, यानी कि जो हाई रिस्क एरियाज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल जोन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, या फिर मल्टीपल कॉर्पोरेशन, माफ कीजिएगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल अटेंशन जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ये अभियान जो है हम लोगों को बेनिफिट कर सकता है। राइट, तो इसके बेनिफिट भी आपने जानने हैं, और ये कैसे कंट्रोल कर सकता है ड्रग मैनेज को, नॉट दिस पर्टिकुलर अभियान पर, ऐसे भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दैट अगेन वही बातें हैं, जो बेनिफिट हैं वही आप देखेंगे किस तरह से करना है। तो सप्लाई और डिमांड जो है ड्रग्स की, उसको हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल करना है। द गवर्नमेंट विल वर्क ऑन स्ट्रेटजीज, सरकार क्या कर रही है, इस तरह के चीजों के ऊपर काम कर रही है। लोकल बॉडीज का इंक्लूजन कर रही है सरकार
ये ड्रग एब्यूज को रोकने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, युवक मंडल हो गया, महिला मंडल हो गया, दे विल एंगेज कम्युनिटीज इन द अवेयरनेस एक्टिविटीज। तो इस तरह से भी कंट्रोल कर रहे हैं। द कैंपेन विल ऑल्सो इंक्लूड द सोशल मीडिया आउटरीच जो है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे यंगर ऑडियंस के साथ, ताकि उनको अवेयर किया जा सके कि भाई ऐसा नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग एंड ऑल, वो सारी चीजें। लॉ एनफोर्समेंट, इसको स्ट्रेंथ करना है हम लोगों को विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ टू हैंडल द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज, ताकि इन चीजों को रोका जा सके, राइट। जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल वो सारी चीजें हो रही हैं। देन उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है 5 से 10 बेड के वो बनाए जाएंगे, कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग से रिहैब सेंटर रहेंगे, जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, वहां पे भी 5 से 10 बेड के जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे और ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, और केयर जो है, जो एडिक्ट वन है उनको केयर जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस तरह से जो है ये कैंपेन हम लोगों के यहाँ पे ड्रग मैनेज को थोड़ा कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो याद रखना है आपने, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, नशा मुक्त हिमाचल अभियान ये कैंपेन है, इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए, देन बेनिफिट बता दिए, एंड हाउ इट हेल्प टू कंट्रोल द ड्रग अब्यूज इन हिमाचल प्रदेश, उसकी चर्चा हमने कर ली। बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद जो यू कैन से माता श्री चिंतपूर्णी जी का जो महोत्सव अभी हुआ, फेस्टिवल जो चला हुआ है अभी हाल ही में हुआ, उसको स्टेट लेवल स्टेटस मिला है। न्यूज की बात करते हैं, न्यूज में अगर देखिएगा तो यस, जो हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो चिंतपूर्णी फेस्टिवल है अब वो एक स्टेट लेवल का स्टेटस जो है उसको मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा है, जो चिंतपूर्णी फेस्टिवल है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश में, वी हैव स्टेट फेस्टिवल, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल फेस्टिवल, वी हैव इंटरनेशनल लेवल फेस्टिवल, दशहरा भी चला हुआ है, राइट। बेनिफिट्स की क्या बात करते, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, क्या होगा इससे। तो सबसे पहले तो यस, कल्चरल प्रमोशन जो है आपको देखने को मिलेगा इस फेस्टिवल के दौरान। तो जब स्टेट लेवल का स्टेटस मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा या रिकॉग्नाइज उसको कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दैट इट विल गेन अ मोर यू कैन से रिकॉग्नाइजेशन जो है, ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन इसको मिलेगा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, और डिवोटीज जो है अक्रॉस द कंट्री उन सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, एक कल्चरल प्रमोशन जो है वो इस फेस्टिवल के थ्रू जो है हम लोगों को मिलेगी। देन उसके साथ साथ जो लोकल बिजनेसेस हैं स्टूडेंट्स, उनको भी यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जो है यहाँ पे बेनिफिट होगा, बिकॉज द लोकल बिजनेसेस जो है और उसके साथ साथ टूरिज्म जो है इस रीजन में उसको बढ़ावा मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देन दूसरा अगर हम देखेंगे तो हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज जब बड़े लेवल के इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं तो वहां पे कल्चरल इवेंट भी होते हैं, और उन कल्चरल इवेंट में जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको एक मौका मिलता है वहां पे परफॉर्म करने का, अपनी कला को प्रदर्शित करने का, उसका प्रदर्शन करने का। तो यस, सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा दैट इस स्टेट लेवल फेस्टिवल को जब डिक्लेरेशन उसकी हो जाएगी। और इन्होंने कहा भी है, हमारे जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा भी है कि जो 50% है ऑफ द आर्टिस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल शुड बी एलोकेटेड टू हिमाचल आर्टिस्ट ensuring local talent is promoted and support। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा बोला कि एक तरह से 50% रिजर्वेशन आप समझ लीजिए कि जो भी बाहर से पार्टिसिपेंट आएंगे और जो हमारे लोकल पार्टिसिपेंट होंगे उनमें जो 50% होगा वो लोकल आर्टिस्ट को जाना चाहिए, सो दैट हम क्या करेंगे, जो लोकल टैलेंट है उसको भी प्रमोट करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये भी एक यू कैन से बेनिफिट होता है एक स्टेट लेवल फेस्टिवल का। देन उसके साथ साथ इट ऑल्सो इंक्रीज सम फुटफॉल्स, यानी कि कुछ एक आने वाले जो कंडीशंस हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेंगी जो इंक्रीज होगा। जैसे कि इस महोत्सव की बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट द लार्जर क्राउड, राइट, which will positively impact the local economy through increased spending in hospitality, transport and other services। तो जो आने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में भी एक बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि फुटफॉल का मतलब होता है चलना या फिर चाल जिसे बोलते हैं। तो आने वाले समय को देखा जाए तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे लाइक जो स्टेट इकोनॉमी है, जो इम्पैक्ट है हमारी लोकल इकोनॉमी पे ऊपर, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इसका हमें देखने को मिलेगा। तो यस, ये बेनिफिट है स्टूडेंट्स हमारे स्टेट लेवल फेस्टिवल के स्टेटस जब होता है। आप इन जर्नल भी याद कर सकते हैं, इन जर्नल भी समझ सकते हैं।
कि जब किसी फेस्टिवल को स्टेट लेवल फेस्टिवल घोषित किया जाएगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, और बट उससे पहले चलिए रेनोवेशन की भी बात कर लेते हैं। हाल ही में फिर इन्होंने अनाउंस भी किया था कि चिंतपूर्णी जी का जो मंदिर है वो 250 करोड़ रुपए के साथ जो है इसको रेनोवेट किया जाएगा। 70 करोड़ जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 80 करोड़ सेकंड, और यू विल सी 100 करोड़ जो है वो फाइनल फेज में खर्च किए जाएंगे। यानी कि रेनोवेशन होगी तो ऑब्वियसली बूस्टअप मिलेगा हमारे टूरिज्म को, राइट। चल उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट न्यूज। डल लेक नियर धर्मशाला हैज ड्राइड अप। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में अगर झीलों की बात की जाए तो झीलों की अपनी एक अलग पहचान है, राइट। चाहे आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप यू विल सी द यू कैन से लोकल कम्युनिटीज की बात कर लीजिए, या फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। और जो जितने भी हमारे लोकल कम्युनिटीज हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दीज लेक्स, इनके ऊपर जो है ये डिपेंड रहती हैं, राइट। बट अब थ्रेट जो है इनके ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी थ्रेट को नजर में रखते हुए एक अभी हाल ही में केस हुआ, उसकी बात जो है मैं आपके सामने कर रहा हूं। हाल ही में क्या हुआ कि जो डल लेक है स्टूडेंट्स धर्मशाला वाले रीजन में, उस डल लेक में अगेन क्या हुआ है दैट इट ड्राइड अप अगेन, वो फिर से सूख गई है। सूखने के रीजन क्या है एंड ऑल वो भी मैं बात बताऊंगा, बट न्यूज ये है कि ये सूख गई है। और जो लोकल है वहां पे, लोकल जो है दे आउटरेज, उनको काफी यू कैन से काफी हताश हैं, वो नाराज हैं इस चीज से कि जो इनइफेक्टिव रिस्टोरेशन जो है एफर्ट जो है सरकार के द्वारा किए गए, या फिर जो प्रशासन है, या फिर इसकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। और जो एफर्ट इनके द्वारा किए गए हैं दे आर नॉट अप टू मार्क, सो दैट वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर से जो है ये झील सूख गई है। तो इससे थोड़ी हताश जो है वो लोकल जनता है, वहां पे निराश है लोकल जनता प्रशासन से, राइट। तो पहले तो हम जानते हैं दैट न्यूज की हाईलाइट ये है कि डल लेक जो है इज अगेन रेज अ एनवायरमेंटल और कल्चरल कंसर्न अगेन हमें देखने को मिला है अमंग द लोकल्स, स्पेशली जब रेलोकेशन किया गया। देखो 1200 किलो का जो फिश था उसको रीएलोकेट किया गया था बिकॉज ऑक्सीजन डेप्लीशन हो गया था, राइट। और रेलोकेशन कहाँ पे यू कैन से रेलोकेशन कहाँ पे हुआ है, मछियाल लेक जो है वहां पे रिलोकेट उनको कर दिया गया है ताकि वो जीवित रहे। अब ये हुआ कैसे, ड्राई कैसे हुई, तो इसके लिए ये कहा जाता है जो कॉन्टिन्यूस सीपेज है और इनएडिक्वेट सीलिंग एफर्ट्स जो प्रशासन के द्वारा किए गए। हालांकि देखो 2011 में जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसने फ्रेंड्स इसकी डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए काम किया, और इनके द्वारा यह कहा गया कि जब इसकी डेप्थ की गई तो उसके लिए जो सीलिंग एफर्ट थे वो सही नहीं थे, तो पानी जो है वो रिसना स्टार्ट हो गया, सीपेज लीकेज की जो है वो समस्या इस झील में आ गई, और वो एक मेजर कारण माना जाता है दैट ये झील जो है सूख रही है, राइट। तो अगर आप झीलों के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो सीपेज इज अगेन वन ऑफ द मेजर थ्रेट। और उसके अलावा सिल्टेशन जो है फ्रेंड्स ये भी एक बड़ी समस्या है। चाहे आप गोविंद सागर लेक की ले लीजिए, इसीलिए तो कोल डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया था ताकि सिल्टेशन को रोका जा सके झील में आने से। भाखड़ा बांध में बहुत सिल्टेशन आ रहा था तो उसी को कम करने के लिए कोल डैम बनाया गया, राइट। तो ताकि सिल्टेशन की समस्या, बिकॉज जितना भी सतलुज का ये टेरेन है इट इज फ्रेजाइल टेरेन, और यहाँ पे सिल्टेशन की बड़ी समस्या है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखो तो सिल्टेशन जो है फ्रॉम द एडजॉइनिंग हिल्स रिड्यूसिंग द लेक्स डेप्थ, तो इसने इसकी गहराई को कम किया अबाउट 10 फीट, 10 फीट के लगभग जो है, ठीक है, इसके ओरिजिनल साइज से उस डेप्थ को कम किया। फिर और भी बड़ी समस्या है लाइक अगर आप देखेंगे तो अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन उसके साथ साथ होता है वो एक रीजन बनता है झीलों के साथ। अगर हम देखेंगे अगर आप वहां पे वीडेशन की बात करें तो वीडिंग हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें जो खरपतवार वहां पे उग जाता है तो उससे भी क्या होता है उनका साइज भी कम होता है। क्लाइमेट चेंज इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं, राइट। तो बट इस झील के सूखने के पीछे ये रीजन दिए जाते हैं और इनको बोला जाता है कि जो इनइफेक्टिव रिस्टोरेशन एफर्ट थे इनके उसकी वजह से भी ये चीजें हुई। बिकॉज 2011 में जब इन्होंने इसकी डेप्थ को इंक्रीज किया तो दे फॉरगेट द सीलिंग की प्रॉपर सीलिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पानी जो था वो रिस गया, इसका यू कैन से टपकना स्टार्ट हो गया, सीपेज स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से ये दिक्कत जो है इसमें देखने को मिली, राइट। तो इससे आप झीलों के थ्रेट को भी समझ सकते हैं।
बात करते हैं डल लेक की, तो 1775 मीटर की हाइट पे जो है ये झील हमें मिलेगी और ये एक नेचुरल वाटर बॉडी है। यू विल सी देवदार के जंगलों में, धर्मशाला से 11 किलोमीटर बिलो तोता रानी जो है एक गांव है, उसमें जो है इस झील को हम लोगों को देखने को मिलेगा, राइट। अपनी स्कैनिक ब्यूटी के लिए जानी जाती है। लेक इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड होल्ड द सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी ये रखता है, बिकॉज यहाँ पे कहा जाता है 200 साल पुराना जो है लॉर्ड शिवा का मंदिर जो है इसके बैंक में भी मिलता है। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी होती है हमारी इन झीलों की, और इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इन थ्रेट्स को थोड़ा सा आप लोगों ने स्टूडेंट्स आइडिया जो है इनका रखना है कि क्या दिक्कतें जो है हमारी इन झीलों पे हो रही हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, वो भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो ऐसी ही न्यूज के साथ जो है फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आप कमेंट नहीं करते, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक तो जरूर कीजिएगा, राइट। ऐसी ही न्यूज के साथ मैं फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।